हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, जहां पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी है, अभी भी जो जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे से वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की फाइट कर रहे हों या फिर वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए फाइट कर रहे हों, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और ये जो इशू है बस प्रोलॉन्ग यानी कि लंबा खिंचता ही चला जा रहा है। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस, as I always say and always remember one thing, be a spokesperson for India। तो मुद्दा क्या है, इशू क्या है? अब आप सभी को पता है, जब जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर उमर अब्दुल्ला ने जब अपनी सरकार बनाई, तो उसके बाद में उनका सबसे पहली जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उन्होंने यही बात की थी कि मैं बात करूंगा रिजर्वेशन की, मैं बात करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट की, मैं बात करूंगा कि कैसे मैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट ला सकता हूं। और उसी टाइम पे जिस टाइप का रिजर्वेशन सिनेरियो था, उसके अगेंस्ट काफ़ी बच्चे जो हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तो वो उस टाइम पे एक सब कमेटी को सेटअप करते हैं जिसकी हेड बनाया जाता है सकीना इत्तू को, जो कि मिनिस्टर इंचार्ज है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, राइट। अब उनसे एक सवाल पूछा गया लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि वो सवाल क्या था और उसके बाद क्या रिप्लाई आया उनका और किस तरीके से आगे चीजें अनफोल्ड होंगी। बट उससे पहले आपको बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। अब जो कमिटी ये सेटअप की गई थी, सकीना इत्तू जो है वो इसकी हेड थी, और साथ साथ में ये 3 मेंबर्स की कमिटी थी, जिसमें एक आपको सतीश शर्मा मिल जाएंगे और एक आपको जावेद राणा मिल जाएंगे, जिनको दिसंबर में इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इनको रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए जो भी ग्रीवांसेस थे, जो भी लोगों को परेशानियां हो रही थी, उससे रिलेटेड इनको कोई ना कोई रूल्स प्रोवाइड करने थे, कोई ना कोई ऐसी चीजें लेके आनी थी, ऐसी प्रपोज करने थे ऐसे चेंजेस जिससे कि रिलीफ मिल सके। और किसको? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं। और आपको पता है कि रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी कम्युनिटीज को इस रिजर्वेशन कोटा के अंदर ऐड किया है। और इसकी वजह से जो कोटा पहले जो आप कह सकते हो कि अराउंड 50% था, फिर वो 60% हुआ और अब वो 70% हो चुका है, यानी कि 70% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। उसकी वजह से ओपन मेरिट यानी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा मेरे नए व्यूअर्स के लिए भी, राइट। और जिसकी वजह से ऑब्जेक्शंस हमें देखने को मिल रहे थे। अब थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी समझते हैं। अब आपको पता है कि 2019 के अंदर पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 370 को स्क्रैप और रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो छीन लिया जाता है, जिसमें उनके पास में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेपरेट फ्लैग होता है, उनके पास में ऑटोनॉमी होती है, एक्सेप्ट अगर आप बात करेंगे डिफेंस की, सिक्योरिटी की, फॉरेन अफेयर्स की, कम्युनिकेशन की। बाकी उसके अलावा अगर इंडियन पार्लियामेंट को कोई भी लॉ वहां पे इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन 2019 को आर्टिकल 370 को स्क्रैप करके उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया जाता है। एक लद्दाख बनता है जिसके पास में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और एक आपका जम्मू एंड कश्मीर है जिसके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें इलेक्शंस होते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो लीडर हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, और वो अभी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला साहब। अब उमर अब्दुल्ला साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कैबिनेट में रिजर्वेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट्स की बात करते हैं, इन सारों के बारे में वो बात करते हुए नजर आते हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद में ऐसा होता है कि जैसे ही फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो हमें पहला प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, और वो भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के जस्ट बाहर। और जिसमें सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि अपोजिशन लीडर के साथ में रूलिंग पार्टी के भी कुछ मेंबर्स थे, जिसमें आगा रोहली मेहंदी जो थे वो सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे, और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं यहाँ पे कोई केओस और कंफ्लिक्ट करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं जो बच्चे हैं जिनकी जो परेशानी है मैं उस इशू को रेस करने आया हूँ, मैं यहाँ पे रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात करने आया हूँ। अब इस मुद्दा क्या है और कैसे लोगों को समझ में नहीं आता है, उसमें टेक्निकलिटीज क्या है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, आप आराम से रुकिएगा, राइट। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और ऐसा ही हमें बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले। और ये देख सकते हो कि कैसे फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर चीफ उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर में प्रोटेस्ट किए गए, यानी कि जो सिख आउटफिट्स थी वो भी इस जम्मू कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट अपना जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड करती हुई नजर आ रही थी। अब आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है, रिजर्वेशन का इशू तो हर जगह उठता रहता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी। जब हमारी गवर्नमेंट ने, यानी हमारे एक डिपार्टमेंट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जब उन्होंने अपना PLFS यानी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे निकाला तो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया उस चार्ट के अंदर व्हेन इट कम्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वहां पे आपको 32% अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। यानी कि लोग काम करना चाहते हैं बट उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास में कोई इस तरीके से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी अभी तक डेवलप नहीं हुई है कि वहां पे उनको और ऑप्शन मिल सके, इसलिए उनकी प्रेफरेंस रहती है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट जॉब्स। और ये सारी चीज़ों में जब रिजर्वेशन इतना बड़ा मुद्दा बन जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर उसी के बाद में जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर साफ साफ ये कह देता है कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है एंड इट इज़ हर्टिंग द मेरिट। ये कहीं ना कहीं जो मेरिटोक्रेसी है उसको हर्ट कर रही है, और
कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की एफिशिएंसीज हैं, जो इफेक्टिवनेस है, वहां भी हट करती हैं। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर की सरकार एक सब कमेटी का गठन करती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें सकीना इत्तू होती हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राना होते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सतीश शर्मा होते हैं। तो जहां से मैंने शुरू किया था वहां से मैंने आपको एक बार के लिए ब्रीफ दे दिया कि इस पूरे दौरान में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं। अब अपन टेक्निकल स्टफ में जाएंगे, बट उससे जाने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक चैंपियनशिप टेस्ट सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप, जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, 100%, राइट। और उसके साथ में आईपीएल मैचेस की आपको बॉक्स टिकट्स मिल जाएंगी, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हैं अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करते हैं। मान लीजिए आप इस बैच में एनरोल करते हैं जहां पे मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी ले रहा हूं, तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री मिलेगा। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, जिसका मेरा कोड है YUVI50, राइट। तो चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट में घूमते हैं। रिजर्वेशन का मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस बनाई गई जिसमें कि हम कुछ कैटेगरीज के लिए या कुछ लोगों के लिए सीट्स को रिजर्व करेंगे, यानी कि हम कोटा क्रिएट करेंगे जिसमें कि जितनी भी सीट्स किसी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए निकाली जाती है, उसका कुछ परसेंटेज हम रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए, और किन लोगों के लिए, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, राइट। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे एरिया के बेसिस पे भी दिया जाता है, क्योंकि वहां उन एरिया से जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स हैं। तो कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ रीजन्स हैं, कुछ एरियाज हैं। एट द एंड मोटिव यही है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के हिसाब से दिया जाएगा। अब एक कंसेप्ट यहां पे है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन का। वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो अप्लाई होता है उन सारी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसीज हो गए, और इसमें एक फिक्स परसेंटेज जो है वो अलॉट किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं और मैंने बोला कि 15% एससी के लिए रिजर्व किया जाएगा, तो 15% यानी 100 का 15% हुआ 15 सीटें, 15 सीट्स विल बी अलॉटेड फॉर एससी कैटेगरी, राइट। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये अक्रॉस द कैटेगरी होता है। एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, और अब तो ईडब्ल्यूएस भी हो गया, ये सारा है। लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अक्रॉस द कैटेगरीज दिया जाता है। देखिए एक चीज समझिए, मेरी बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैं वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे एससी, एसटी, ओबीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला कि यहां पे 15 सीटें आप एससी के लिए रिजर्व कर दीजिए, लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं तो मैं हर एक कैटेगरी में वो चीज अप्लाई होगी। मैंने बोल दिया कि वुमेन के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको सीटें रिजर्व करनी है। तो ये सारी ये जो सीटें हैं, ये सीटें एससी में भी रिजर्व होंगी, एसटी में भी रिजर्व होंगी, ओबीसी में भी रिजर्व होंगी और ईडब्ल्यूएस में भी रिजर्व होंगी। इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली दिया जा रहा है, ठीक है, और ये वर्टिकली दिया जा रहा है। इसका कंसेप्ट ये है। तो रिजर्वेशन समझे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन समझे। अब एक बार के लिए जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन को समझते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये नॉर्मल मासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये जो आप ग्रीन देख पा रहे हैं, ये है वीक एंड अंडर प्रिविलेज, ये 2% कोटा है, ठीक है, 2% रिजर्वेशन है। ये 8% है एससीज के लिए, ये 10% है। और ये सिचुएशन 2019 से पहले की है, जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था और उस टाइम पे वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर वहां की सरकार काम किया करती थी, ठीक है। लाइन ऑफ ये जो एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी पे यहाँ पे 3% है, ठीक है, 3% आपको दिया जा रहा है। बैकवर्ड एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 20% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और ये जो एक्स सर्विसमैन, और यहाँ पे ये एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया है, और एक्स सर्विसमैन के बाद में हैव अ लुक, एक्स सर्विसमैन के साथ में फिजिकली चैलेंज पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का 6% कोटा हो गया और फिजिकली चैलेंज का 3% हो गया। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये अक्रॉस द कैटेगरीज दिया जाएगा, हर एक कैटेगरी को दिया जाएगा, राइट। अब एक बार के लिए इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को आप भूल जाइए। देखिए वीक एंड अंडर प्रिविलेज कितना हुआ, वीक एंड अंडर प्रिविलेज कितना हुआ 2%, 2 + 8 कितना हुआ 10, एसटी में हुआ 10, 20, और यहाँ पे हुआ कितना 40, और एलएसी पे 3 दिया 3%, दैट इज 43%। तो मैंने टोटल कितना दे दिया 43% दे दिया। आपके पास बचा कितना 57%। अगर आप अब 57% में 9% हॉरिजॉन्टल लगा दोगे एक्स सर्विसमैन और किसके लिए, आपके फिजिकली चैलेंज के लिए, तो 57 में से 9 गया तो कितना बचा 48%। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे 48% है। समझ में आया। आफ्टर गिविंग वर्टिकल रिजर्वेशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ओपन मेरिट कैटेगरी के पास में 48 बचता है। यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब 2019 के बाद में क्या होता है, सिचुएशन चेंज होती है। इसी चीज को मैं आगे आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो एक नोटिफिकेशन है 2005 का, उसमें देख सकते हो शेड्यूल कास्ट 8 और शेड्यूल ट्राइब 10, और ये जो वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस हैं, रेजिडेंट्स ऑफ एरियाज एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, फिर उसके अंदर रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज है, ये सारे के सारे आते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये टोटल देखा जाए तो 20, 23, 25% है, ठीक है। ये 25% हो गया, ये 8, 33 और ये 43, जो मैंने आपको पहले दिखाया 43 का बच्चा 57 में से आपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन निकाल दिया 9, तो आपके पास में बचा 48। ये 2019 से पहले की कहानी है। अब 2019 के बाद में क्या होता है आपको पता है। पॉलिटिकली मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। प्रेसिडेंट रूल भी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही चल रहा है। अब 2020 में एक नोटिफिकेशन आती है, ध्यान रखिएगा, ये रिजर्वेशन में चेंजेस हुई हैं। शेड्यूल कास्ट में अभी भी 8% है, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल ट्राइब्स में अभी भी 10% है, ध्यान रखिएगा। सेम है, एकदम सेम है। अब
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो थी, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास जिसे हम सोशल कास्ट कहते हैं, उसमें 4% हो गया। 4% मतलब 2% का इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। ठीक है साहब, समझ में आ गया। फिर जो रेजिडेंट्स रह रहे थे एरियाज एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उनका हो गया 4%। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। यहाँ पे पहले कितना था, पहले यहाँ पे था 3% और यहाँ पे था 2, तो यहाँ पे 2% का इंक्रीज हुआ और यहाँ पे हमें 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इसके हिसाब से। अब रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज में हमें 10%, यानी कि पहले कितना था, पहले था 20% और अब कितना हो गया, अब हो गया 10%, यानी कि 10% की गिरावट। लेकिन आपको पता है कि 2019 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है और ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें ईडब्ल्यूएस में कितना दिया, 10%, ये 10%। अब ये जो 10% घटा है, ये 10% जो घटा है, ये 10% इससे कंपनसेट करके मान लेते हैं। तो अभी इफेक्टिवली अगर मैं आपको बोलूं तो इंक्रीज मेरे को मिला है 2% और यहाँ पे मेरे को देखने को मिला है 1%। इसको अपन एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे खत्म। और उसके साथ साथ में पहले फिजिकली चैलेंज में कितना था, 3%, उसको बढ़ा दिया गया है 1%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2%, 3%, 2 और 3, 3 और 4%। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना इंक्रीज देखने को मिल गया, 4% का इंक्रीज देखने को मिल चुका है आपको एक्चुअली में। चलो, कितना मिला आपको, 3% का इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसको तो अभी काउंट नहीं करेंगे अपन, तो ये 1% तो क्या है, आप हटा दोगे। तो एक्चुअली में आपको कितना मिला, यहाँ पे 2% इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 1% इंक्रीज हुआ, ये 3% इंक्रीज हुआ, राइट। अब यहाँ पे आपको 3% इंक्रीज देखने को मिलता है। चलो, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, और बाकी जो है वो सारा का सारा सीन है, यहाँ पे 1% इंक्रीज है को मिलेगा। और रेसिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये 20 था, इसको 10 कर दिया गया था, वो कोई इशू है नहीं, वो वहाँ पे चले गया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आई है यहाँ पे। अब चलते हैं पीछे। ठीक है, अब चलते हैं पीछे, लेकिन इसमें एक चीज़ और हुई। एक चीज़ क्या हुई, जो 3% आपने इंक्रीज किया, कहाँ पे, एक तो वीक एंड अंडर प्रिविलेज में 2% इंक्रीज किया, ठीक है, और SC ST सेम है, LSC में आपने 1% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 3%, और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को आपने अलग से 4% दे दिया। ठीक है, अब जो 10% बैकवर्ड एरियाज में 20 से 10% आपने किया, वो तो आपने कंपनसेट कर दिया ईडब्ल्यूएस में। मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो टोटल इफेक्टिव कितना हुआ, 7% इंक्रीज हुआ। अगर 7% इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, 57 में 7% निकालोगे तो बचेगा कितना, 50, और 50 में से अब कितना निकालना है मुझे, 10% हॉरिजॉन्टल निकालना है, क्योंकि 6 तो था किसका, 1 मिनट, 6 जो था, 6 यहाँ पे था, 6 था यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का, और फिजिकली चैलेंज का 1% बढ़ा दिया गया। तो अब मैं 10% जब निकाल रहा हूँ तो 50 में से 10% जब मैं निकालूंगा तो बचेगा 40%। ये 40% जो है यहाँ पे आता है ओपन मैट्रिक कैटेगरी का। लेकिन अब आप बोल रहे हो पहले कितना था, पहले ओपन मेरिट कैटेगरी 48 था, फिर कितना हुआ, एक्चुअल में 40 हो गया, और अब ये घट के 30% हो चुका है। उसके बारे में बताता हूं कि ये कैसे हो रहा है और ये कैसे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी। ठीक है, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट जो है दोबारा से 2024 में क्या करती हैं, 10% रिजर्वेशन अप्रूव करती हैं, जिसमें पहाड़ीज आते हैं। अब ध्यान रखना, पहाड़ीज पहले 4% थे, लेकिन इस बार पहाड़ीज के साथ में कुछ और ट्राइब्स हैं जिनको ऐड किया जाता है, और 6% यहाँ पे ऐड और कर दिया जाता है। इस 10% के अंदर 4% पहाड़ी का पहले से ही जो पहले दे रखा था, लेकिन पहाड़ीज के साथ में कुछ और ट्राइब्स को ऐड किया जाता है, उनको 6% और दिया जाता है। और जो ओबीसी का कोटा है उसको 8% बना दिया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा ओबीसी तो मैंने देखा ही नहीं। जो सोशल कास्ट आपने देखी थी ना, ये देखिए, ये जो सोशल कास्ट थी ना, ये वाली वीकर एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस सोशल कास्ट, जिसका पहले 2% था, फिर 4% था, इसको 8% कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, 4% इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद में कैलकुलेशन क्या होगी, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है 2024 के अंदर क्या करते हैं, 10% बढ़ा देते हैं, जिसमें न्यूली इंक्लूडेड ट्राइब्स को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग पहाड़ीज। अब पहले पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का अलग था, अब पहाड़ीज को इनमें 4% पहाड़ीज आ गए, और 6% इंक्रीज कर दिया जाता है और कास्ट का। और कौन सी कास्ट होती है, वो कास्ट होती है पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पदारी ट्राइब, कोलीज एंड गद्दा ब्राह्मण्स। लेकिन इनको ऐड किस में किया जाता है, इनको ऐड कर दिया जाता है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में। तो जहां स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में पहले 10% कोटा था, अब उसको 20% कोटा कर दिया जाता है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे उन्होंने 10% कोटा इसमें ऐड कर दिया, जिसमें 4% पहाड़ी के पास में पहले ही है, और 6% इन बाकी जो ये नई जो ट्राइब्स आई हैं उनको मिलेगा। तो 10% जो पहले एसटीज को मिल रहा था वो मिलता रहेगा, और ये 10% में पहाड़ी और ये बाकी सारे एथनिक ग्रुप्स या ट्राइब्स को दिया जाएगा। इस तरीके से आपका नामकरण चेंज होता है, और इस तरीके से आपका रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, जो कोटा है, वो चेंज होता हुआ नजर आता है, और इस वजह से एसटी में आपको 20% देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं 2019 के बाद जो सिचुएशन हुई थी उसमें इफेक्टिवली देखूं तो सिर्फ 6% इफेक्टिवली बढ़ता है। लेकिन अब ओबीसी का कोटा क्या कर दिया, ओबीसी का कोटा 8% कर दिया। और इसे ओबीसी कौन सी थी, ओबीसी वही सोशल कास्ट थी जो कि पहले 2% पे थी, यानी वीक एंड अंडर प्रिविलेज, फिर 4% हुई, और फिर 8%। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है 4% का और कोटा बढ़ता हुआ। तो यहां 6% और ये 4%, इफेक्टिवली 10% और बढ़ा, और बचा कितना था, 40 बचा था, 40 में से 10% और घटा दिया, तो हमारे पास में बचा 30%। होपफुली आपको अब ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी टेक्निकली कैसे ये जो है
70% तक पहुंचा है। 70 से पहले 60 था, 60 से पहले 50 था, और इसमें पहले 48 था, फिर 48 से 40 हुआ, 40 से 30 हुआ ओपन मेरिट कैटेगरी का। इसीलिए ओपन मेरिट कैटेगरी जो है वो इतने सारे सवाल पूछ रही है। फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने रेजिडेंस में मीटिंग भी करवाई और उनको बोला कि मेरा कम्युनिकेशन चैनल हमेशा ओपन है, हम हमेशा इस पर बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुद्दा ये था कि जब ये कमिटी सेटअप की गई तो इसकी कोई डेडलाइन सेटअप नहीं की, और यही सवाल पूछा है, ठीक है, यही सवाल जो है वो पूछा गया है पीपल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटर सजाद गानी लोन के द्वारा। और इसमें साफ साफ सकीना इत्तू ने ये बोला कि हमने कोई भी डेडलाइन सेटअप नहीं की थी, बस इसको लास्ट ईयर हमने फॉर्म कर दिया था। अरे आपने स्पेसिफिक टाइमलाइन सेटअप क्यों नहीं करी जब इतने सारे बच्चे इतना सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी सारी डिमांड कर रहे हैं, और आप उसमें भी अगर डेडलाइन सेट नहीं कर सकते, आपने ये चीज़ डिसाइड नहीं करी कि हम कब तक जो है रिजर्वेशन रूल्स लेके आएंगे, कब तक हम जो बच्चे वहां पे सफर कर रहे हैं उनको रिलीफ देंगे, तो ये इनके पार्ट पे गलती है बहुत बड़ी। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से चेंजेस किए रिजर्वेशन क्राइटेरिया में, उसकी वजह से भी लोग भुगत रहे हैं। लेकिन अभी जो एक सब कमेटी बनाई गई है तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनकी एक डेडलाइन होनी चाहिए, उनको डेडलाइन से पहले सेटअप एंड डेडलाइन से पहले ऐसे रिजर्वेशन रूल्स लाने चाहिए। तो पहली चीज़ आपने गलती करी कि आपने कोई डेडलाइन सेटअप नहीं करी, और डेडलाइन सेटअप नहीं करी तो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं आया, और उसकी वजह से अभी तक हमें कोई रिजर्वेशन रूल्स देखने को नहीं मिलते जिसकी वजह से उनको कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कहा कि किस तरीके से अराउंड 5,40,000 शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जो है उनको हमने लास्ट अप्रैल 2023 से एसटी सर्टिफिकेट्स बातें हैं, चाहे वो जम्मू डिवीजन हो या फिर कश्मीर डिवीजन। ऐसे ही हमने जो आपकी शेड्यूल कास्ट है उसमें पॉपुलेशन जम्मू रीजन में हमने 67,000 सर्टिफिकेट्स दिए हैं। फिर मिनिस्टर्स ने कहा कि कैसे 1,400 अराउंड जम्मू और 1,300 विलेजेस जो है कश्मीर के अंदर इसमें बेनिफिट हुए हैं अंडर रिजर्व बैकवर्ड एरिया, जो हमने क्या नाम है ये रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आई है। फिर बॉर्डर कैटेगरी में भी लोगों को फायदा हुआ है। 268 विलेजेस जो कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे लाई करते हैं उनको भी बहुत फायदा हुआ है। और इस तरीके से उन्होंने बोला कि हमने 27,420 सर्टिफिकेट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो कि जम्मू डिवीजन में है, और स्पेशली 2,273 सर्टिफिकेट जो कि कश्मीर वैली में है, पास्ट 2 ईयर्स में हमने इनको इफेक्टिवली सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड किया है। बट मुद्दा ये है कि आपको पहले तो जो सब कमेटी है उसकी डेडलाइन को सेटअप करना पड़ेगा, और दूसरा ऐसे रिजर्वेशन रूल्स लाने पड़ेंगे जिससे कि मेरिट किल ना हो। और जो बच्चे देखिए रिजर्वेशन देना भी बहुत जरूरी है उन सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन मेरिट को बिल्कुल तरीके से किल कर दिया जाए, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन ना हो। और जब जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि इट इज अनरीजनेबल, इट इज इलॉजिकल, तो ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को, इशू को रिजॉल्व करे। और इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी काफ़ी बच्चे सफर हुए थे, चाहे से वो जम्मू कश्मीर का SI एग्जाम हो या जम्मू कश्मीर के PSC एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें ये बच्चे सफर करते हुए पाए जाते हैं। और जो मेडिकल सीट्स थी उसके लिए भी बहुत सारा इशू हुआ था। तो होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब as well as comment, because these things motivate me and my team, and we will be motivated and encouraged to bring all these issues in the future as well. Thank you very much for giving me time.